जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आखिर दोस्तों, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने घोषणा की है कि वो भारत के एमका प्रोग्राम के लिए बोली लगाएगा। अडानी डिफेंस के सीईओ आशीष राजवंशी ने कहा कि फिलहाल ये प्रोग्राम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेज पर है। सभी कंपनियों को अपनी प्रतिक्रिया 30 सितंबर तक जमा करानी होगी। अभी तक दोस्तों मैंने आपको अपडेट में बताया था कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में किसी भी प्राइवेट फर्म ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, जिसके पीछे रीजन बहुत सारे मैंने आपको गिनाए थे। लेकिन आखिरकार अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ा दाव लगा दिया है। आशीष राजवंशी ने बताया कि हम निश्चित तौर पर अपनी प्रतिक्रिया जमा करेंगे और ये लगभग 10 साल का डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। पहला फाइटर जेट 2034 से 35 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की भी उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट डीआरडीओ के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा संचालित है और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए के एग्जीक्यूशन मॉडल को भी मंजूरी दी थी, जिससे कि अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसमें भाग ले सकती हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी घोषणा हो गई है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा उन्होंने बोल दिया है कि वही बिड जमा करेंगे पहली, और ये बात इशारा करता है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में रिस्क लेने की भी ताकत है और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने की भी ताकत है। लेट्स सी आगे क्या फाइनल होता है, क्या चीज़ें आगे समझ में आती हैं और किस तरीके से अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एएमसीए फाइटर जेट प्रोग्राम में अपना इनिशिएट करेगा, ये तय समय बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, भारत के अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय सेना के लिए अपना एक नया माउंटेड गन सिस्टम ऑफर किया है, जिसका नाम आर्यन 52 है। असल में ये इजराइल की एल्बिट सिस्टम की मशहूर एटमोस 155 mm/52 कैलिबर हाउसर पर आधारित है। इसे BAML के नए 8x8 हाई मोबिलिटी ट्रक पर लगाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना को 814 माउंटेड गन सिस्टम तोपे चाहिए और ये प्रोजेक्ट लगभग 15,750 करोड़ रुपए का है और ये पुरानी टो की गई तोपों को रिप्लेस करेंगी। MGS से भारतीय सेना को ज्यादा मारक क्षमता मिलेगी। इसकी रेंज 40 से 45 किलोमीटर तक है। तेजी से मूवमेंट कर पाएंगे। शूट एंड स्कूट की इसकी क्षमता है। आर्यन 52 की अगर बात की जाए तो ये 155 mm/52 कैलिबर हाउसर है। 6 राउंड प्रति मिनट फायरिंग कर सकती है। 41 किलोमीटर रेंज है, वो भी साधारण गोले के साथ। 55 किलोमीटर की रेंज है रॉकेट असिस्टेड गोले के साथ और एक साथ 5 गोले एक ही टारगेट पर ही गिरा सकती है। इसका स्टैंग लेवल 2 बख्तरबंद केबिन है। ये -20 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस में काम करने की क्षमता रखती है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात की जाए तो इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है, 360 डिग्री कैमरा और सेंसर्स हैं और कहा जा रहा है कि ये भारतीय सेना के शक्ति 8CCS नेटवर्क से भी जुड़ सकता है और भविष्य में ड्रोन और अन्य हथियारों के साथ नेटवर्क वॉरफेयर में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें 70% से ज़्यादा पार्ट भारत में बनेंगे। प्रोडक्शन अडानी एल्बिट के प्लांट हैदराबाद या कानपुर में होगा। बाकायदा इसके लिए TOT भारत को मिलेगी, जिसमें कि ऑटो लोडर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिकॉइल सिस्टम भी है। आगे चलकर इसे भारत एक्सपोर्ट भी कर सकता है। हालांकि इस कंपटीशन में कल्याणी की ATGS बेस्ड भारत 52 भी शामिल है। टाटा डिफेंस का MGS है यहाँ पर। इसके अलावा ट्रैक वाले सिस्टम जैसे K9 वज्र भी है, लेकिन ये काफी महंगा और भारी है। आर्यन 52 का सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि ये व्हील्ड सिस्टम है, तेज, सस्ता और लॉजिस्टिक भी इसका आसान होगा। दोस्तों, भारत की हवाई निगरानी यानी कि एरियल सर्विलांस को और मजबूत बनाने के लिए DRDO ने एक बड़ा स्टेप उठाया। DRDO ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में ही एक ऐसा हल्का और कॉम्पैक्ट रडार बनाया जाए जिसे गुब्बारे या फिर एरोस्टैट पर लगाया जा सके। दरअसल इस तरीके के गुब्बारे लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। इन पर लगे रडार आसानी से ड्रोन, छोटे UAV और कम ऊंचाई पर घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को पकड़ सकते हैं। ये सिस्टम बॉर्डर, तटीय इलाके और शहरों की निगरानी में काफी काम आएगा। इवन दोस्तों, UAV या एयरक्राफ्ट के मुकाबले ये सस्ते और सुरक्षित ऑप्शन है। RFI के अनुसार इस रडार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि हल्का और छोटा होना चाहिए, वजन 20 किलो से कम होना चाहिए ताकि गुब्बारे पर इसे आसानी से लगाया जा सके। कवरेज रेंज 50 से 100 किलोमीटर तक की होनी चाहिए और ये एक साथ 100 से ज़्यादा टारगेट ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए। इवन दोस्तों, ये किसी पक्षी या ड्रोन में भी अंतर करने लायक होना चाहिए। 24 घंटे 7 दिन काम कर सके और कम बिजली खा सके। DRDO चाहता है कि ये रडार 10 करोड़ रुपए से भी कम कीमत में बने और बड़े पैमाने पर इन्हें बनाया जा सके। वहीं दोस्तों, रशिया चाहता है कि भारत उसके नए IL-100 सैलॉन को ले, जो कि एक सुपर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। बाकायदा इस प्रोजेक्ट में भारत को रशिया शामिल करना चाहता है। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास पुराने IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जो कि काफी पुराने हो चुके हैं। इनकी सर्विसिबिलिटी सिर्फ 38% तक गिर गई है। इसलिए भारत को एक नया भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमान भी चाहिए। यहाँ पर IL-100 सैलून की बात की जाए तो ये रशिया का नया प्रोजेक्ट है। 2022 में पेटेंट हुआ था, 2023 में से पहली बार दिखाया गया था। डिजाइन की बात की जाए तो इसमें 4 इंजन है, हाई विंग है, T-टेल है, पीछे रैंप दरवाजा है और इसकी आगे की नोज ऊपर उठकर कार्गो लोडिंग कर सकती है। लोड क्षमता 90 से 100 टन तक है। रेंज 5000 किलोमीटर है, स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा। और इवन दोस्तों ये भारत के हाई एल्टीट्यूड वाले जो एयरफील्ड्स हैं जैसे कि लद्दाख में, वहाँ काफी काम आ सकता है। इसमें दोस्तों नया PD-35 टर्बोफैन इंजन है।
जो रशिया में ही बना है। हर इंजन 35 टन तक का थ्रस्ट जनरेट करता है और ये C-17 के इंजन से ज्यादा ताकतवर है। फ्यूल भी बचत करेगा, शोर भी कम करेगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ है ये। इसका सीरियल प्रोडक्शन 2029 से 30 के बीच शुरू हो सकता है। यानी कि दोस्तों IL-100 सैलून रशिया का एक नया सुपर ट्रांसपोर्ट जहाज है जो भारत को अपने पुराने IL-76 बदलने का एक बेहतर ऑप्शन दे सकता है। बाकायदा रशिया भारत को इस प्रोजेक्ट में ही शामिल करना चाह रहा है और ये C-17 से ज्यादा वजन भी उठा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी इसका इंजन और जो प्रोडक्शन का टाइम है वो समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं, यही यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। दोस्तों भारत अगले साल 2 बड़े पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर समझौता करने की तैयारी कर रहा है जिनकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और ये सौदे चाइना की बढ़ती हुई नौसेना ताकत का जवाब माना जा रहा है। पहला प्रोजेक्ट में 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं जिनकी लागत 36,000 करोड़ रुपए है और ये पनडुब्बियां फ्रांस की नेवल ग्रुप प्लस भारत की मजगान डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएंगी और ये फॉलो ऑन ऑर्डर है क्योंकि पहले से 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां भारत में बन चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्निकल और कीमत है उस पर बातचीत पूरी हो चुकी है और डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 6 साल बाद होगी। दूसरा प्रोजेक्ट है 6 नए स्टेल्थ डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का जो कि प्रोजेक्ट 75I है। इसकी लागत 65,000 करोड़ रुपए। पार्टनर है इसमें जर्मनी की थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम और MDL और ये एक नया प्रोग्राम है और अभी इसके लिए कॉस्ट नेगोशिएशन शुरू होना बाकी है जिसमें 6 से 9 महीने लग सकते हैं और इनमें भी डिलीवरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 6 साल बाद होगी। भारतीय नौसेना को 200 ज्यादा पनडुब्बियां चाहिए ताकि चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत का मुकाबला किया जा सके। यही वजह है कि भारतीय नौसेना इन दोनों सौदों को जल्द ही फाइनल करना चाहती है। हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस भी काफी हैं क्योंकि MDL को दोनों प्रोजेक्ट्स एक साथ करने होंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता बढ़ानी होगी। पहले स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट में देरी हो चुकी है और दोनों ही प्रोजेक्ट साइन होने के बाद कम से कम 2030 के बाद ही नई पनडुब्बियां मिल पाएंगी। वहीं कानपुर में बना अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का कारखाना अब जल्द ही बुलेट्स का उत्पादन लगभग 2 गुना करने जा रहा है। ये कारखाना आत्मनिर्भर भारत का दोस्तों एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। यहाँ पर बुलेट्स बनेंगी, छोटी और बड़े कैलिबर की गोलियां, मिसाइलें बनेंगी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनेंगे, ड्रोन बनेंगे और इवन हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन को लेकर भी बात हो रही है। कंपनी आने वाले सालों में 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। फैक्ट्री में नए नए हथियार बनाए जाएंगे ताकि भारत खुद आत्मनिर्भर हो सके। वहीं अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के CEO आशीष राजवंशी ने कहा कि आज की जंग में ड्रोन, AI और रोबोट का रोल बढ़ता जा रहा है। आने वाले वक्त में ड्रोन फाइटर जेट से भी ज्यादा इस्तेमाल होंगे। सरकार अब डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट लाइन भी खोलेगी ताकि कंपनियां आसानी से पैसा जुटा सके। यानी कि दोस्तों अडानी डिफेंस कानपुर फैक्ट्री में ज्यादा बुलेट्स बनेंगे और आगे चलकर मिसाइल, ड्रोन और फाइटर प्लेन भी यहीं तैयार होंगे। मतलब भारत को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत के SMPP और फिलीपींस की ADFC का जॉइंट वेंचर हुआ है जो कि भारत फिलीपींस डिफेंस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और JVC का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में होगा जहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, गोलियां, एमुनेशन के कंपोनेंट्स, एडवांस बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम बनाए जाएंगे। JVC में 60% या फिर उससे ज्यादा हिस्सेदारी फिलिपिनो पार्टनर्स की होगी। मतलब साफ है कि ये फैक्ट्री आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ द फिलीपींस के लिए लोकल सप्लायर बन जाएगी और इवन फिलीपींस को लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लस R&D मिलेगा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट होगी और उनकी सेना मजबूत होगी और साथ ही साथ वो US और इजराइल पर अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अजरबैजान के राष्ट्रपति ने हाल ही में दावा किया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अजरबैजान के खिलाफ काम कर रहा है क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत है। यह बयान दोस्तों उस समय आया जब भारत ने अजरबैजान की SCO की पूर्ण सदस्यता की बोली को ब्लॉक कर दिया। असलियत यह है कि अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन हो या फिर सैन्य सहयोग। इसके अलावा अजरबैजान लगातार भारत के खिलाफ इस्लामिक ब्लॉक में भी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहता है। इवन दोस्तों अजरबैजान पर यह भी आरोप लगा है कि वो इजराइल और अमेरिका का कठपुतली बन चुका है। इजराइल ने अजरबैजान को ड्रोन, मिसाइल और खुफिया तकनीक देकर नार्गोनो काराबख युद्ध में अर्मीनिया के खिलाफ मदद की। बदले में अजरबैजान इजराइल को तेल सप्लाई करता है। इसीलिए वहां के राष्ट्रपति इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान और आतंकी नेटवर्क के साथ खड़े होने का नतीजा क्या होता है। भारत केवल अपने हितों और सुरक्षा के लिहाज से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कदम उठाता है और यही कारण है कि अजरबैजान की SCO सदस्यता को ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं दोस्तों अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि अमेरिका नवंबर तक भारत पर लगे टैरिफ को 25% तक कम कर देगा। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की कूटनीति में बड़ी जीत होगी। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वाशिंगटन अब भारत के बढ़ते दबाव और ताकतवर सौदेबाजी की क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह फैसला दिखाता है कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि मजबूती से डील करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सच्चाई तो ये भी है कि टैरिफ ने भारत को पहले ही नुकसान पहुंचा दिया था। अब टैरिफ हटाना या कम करना उस चोट को पूरी तरीके से नहीं भर पाएगा, लेकिन फिर भी भारत इतना मजबूत है कि इन झटकों को झेल कर आगे बढ़ सकता है। ये बात साफ है कि बदलते हुए समीकरण में भारत केवल रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि ग्लोबल ट्रेड डिस्कोर्स को भी प्रभावित कर रहा है।
तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।